दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी टाइगर नागेश्वर राव को, जिसमें रवि तेजा लीड रोल में है। और ये मूवी हर किसी को काफी पसंद भी आ रही है क्योंकि ये एक रियल स्टोरी पर आधारित है। अब वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि भारत के कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स को आईबी ऑफिसर राघवेंद्र राजपूत इमरजेंसी में मिलने के लिए बुलाते हैं और ये मीटिंग होती है टाइगर नागेश्वर राव के बारे में। वहाँ डीएसपी विश्वनाथ शास्त्री, जो टाइगर नागेश्वर राव के एरिया में कभी पोस्ट हुए थे, वो राजपूत सर को बताते हैं कि नागेश्वर राव से बड़ा चोर शायद ही कोई रहा होगा, जो चोरी भी करता था तो पहले पुलिस को चैलेंज कर इसके बावजूद भी उसे कोई पकड़ नहीं पाता था। यहाँ तक कि आज तक नागेश्वर राव का चेहरा भी किसी ने नहीं देखा है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ इंस्पेक्टर शास्त्री के पास एक फोन आता है और सामने होता है नागेश्वर राव। वो शास्त्री से कहता है कि आज हम एक माल भरकर लाने वाली ट्रेन को लूटने वाले हैं, अगर दम है तो हमें रोक लेना। ये पता चलते ही शास्त्री हर जगह फोन कर सारे पुलिस वालों को अलर्ट कर देता है और हर कोई अब नागेश्वर राव को पकड़ने के लिए सारे स्टेशन पर तैयार था। और पुलिस वालों को लग रहा था कि अब नागेश्वर का चोरी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन नागेश्वर राव तो स्टेशन से काफी दूर अपने साथियों के साथ पुल के नीचे ट्रेन का इंतजार कर रहा था। और जैसे ट्रेन आती है वो लोग ट्रेन से माल को लूटने लग जाते हैं। फिर वो सारा माल नीचे नाव में फेंकते हैं और ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही वहां से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। पर दो पुलिस वाले नागेश्वर राव को ही पकड़ लेते हैं, जिसके कारण वो उस नाव में नहीं कूद पाता। और पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नागेश्वर राव पकड़ा गया और अगले स्टेशन पर उसे ला रहे हैं। अब जैसे ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो पुलिस वाले देखते हैं कि वहां पर दो पुलिस वाले पड़े हैं जो कि बेहोश थे। और इधर नागेश्वर राव पुलिस के सामने से कुली बनकर वहां से चला जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और एक आदमी आकर बताता है कि सर, हमने नागेश्वर राव के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की फाइल तैयार कर ली है। और जैसे वो जाकर देखते हैं तो वहाँ पर ढेरों फाइलें थी। ये देखकर राजपूत सर कहते हैं कि इतने सारे गुनाह कब से करता आ रहा है। तब शास्त्री बताता है कि उसने 8 साल की उम्र से ही क्राइम करना शुरू कर दिया था और उसका सबसे पहला क्राइम था मर्डर। फिर कहानी पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि नागेश्वर राव के पिता गांव के जमींदार येलामांडा से अपने साथियों की मेहनत का पैसा मांग रहे थे, लेकिन येलामांडा पैसा देने से मना करके उसे वहां से भगा देता है। और उसके बाद नागेश्वर राव के पिता कहते हैं कि हमारे गाँव के लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद रात के समय नागेश्वर राव के पिता अपने दोनों बेटों के साथ येलामांडा के यहाँ दीवार तोड़कर चोरी करते हैं। और जैसे ही उसके पिता बाहर निकल रहे होते हैं तभी पीछे से उसे येलामांडा के लोग पकड़ लेते हैं। अब ऐसे में उनका चेहरा देखने के बाद येलामांडा उनके गाँव वालों पर अत्याचार करता, इसलिए नागेश्वर राव अपने पिता से कहता है कि क्यों ना आपका गला ही धड़ से अलग कर दिया जाए। और फिर वो अपने पिता का गला ही काट कर चला जाता है। ये कहानी सुनने के बाद राजपूत सर की हालत खराब हो जाती है और वो कहते हैं कि ये कैसा इंसान है। तब शास्त्री कहता है कि नागेश्वर राव के बारे में जानने के लिए हमें स्टुअर्टपुरम के बारे में जानना होगा। और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग जंगल में जानवरों का शिकार करके उसे जंगल में रहा करते थे और वहीं ये इंसानों को भी मार दिया करते थे। अब ऐसे में स्टुअर्ट नाम के एक ब्रिटिशर ने इन लोगों को आम आदमियों में मिलाने के लिए स्टुअर्टपुरम बनाया था, जहाँ ये लोग जंगल से निकलकर पूरे समाज के साथ रह पाए। और इन सबका लीडर था गज्जाला प्रसाद, जो वहाँ के सभी गुंडों को ट्रेनिंग दिया करता था। ये लोग चोरी चकारी से लेकर स्मगलिंग तक के सारे काम किया करते थे। अब एक दिन गज्जाला प्रसाद अपने चेलों को एक चुनौती देता है और वह चुनौती वहाँ पर आकर नागेश्वर राव सॉल्व कर देता है। उसके बाद से ही 14 साल की उम्र से नागेश्वर राव गज्जाला प्रसाद के साथ हो लिया और उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हुई। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ही माँ के हर बच्चे को गधे का खून पिलाया जाता था। उसके बाद उन्हें अपने शरीर को पूरी तरह से थकाना होता था, नहीं तो अगर वे शांति से बैठ गए तो उनकी जान भी चली जाएगी। अब सीन चेंज होता है और हमें स्टुअर्टपुरम की गैंग का एक मेला दिखाते हैं, जहाँ हर इंसान अपने एरिया की बोली लगाता है कि वो इस साल कहाँ चोरी करेगा। और बोली जीतने के बाद उसके एरिया में किसी का भी आदमी नहीं भटकेगा। इस पूरे मेले को संभालता है वहाँ का लीडर और एमएलए येलामांडा, जिससे वहाँ हर कोई डरता है। उस समय वहाँ पर तीनों लीडर भी होते हैं जो अलग अलग जगह संभालते हैं और फिर वहाँ के हर जगह की बोली शुरू होती है। वहीं पर हमें नागेश्वर राव को भी दिखाते हैं, जो अब बड़ा हो गया है, लेकिन वो अभी भी वहाँ के लीडर के अंडर ही काम करता है। पर उसका सपना है कि वो एक दिन वहाँ के तीनों लीडर के बगल में चौथा लीडर बनकर बैठे। नागेश्वर राव अपने दोस्तों से बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक सेठ आता है जो येलामांडा से कहता है कि तुम मेरा माल कैसे भी करके पुलिस के चंगुल से निकलवा दो, मैं तुम्हें 20% हिस्सा दूंगा। अब येलामांडा का भाई कहता है कि तुम चाहे 40% ही क्यों ना दे दो, वो माल हम तो क्या कोई और भी नहीं निकाल पाएगा। तब पीछे से नागेश्वर राव कहता है मैं 50% हिस्सा लूंगा और तुम्हारा माल निकाल लाऊंगा। तब येलामांडा कहता है कि ये कोई मजाक है क्या, और फिर वो नागेश्वर राव को चैलेंज कर देता है कि अगर तू सारा माल निकाल लाया तो जो तू कहेगा वो करूंगा, और अगर नहीं निकाल पाया तो तुझे मेरा पेशाब पीना पड़ेगा। यह सुनकर नागेश्वर राव कहता है कि मुझे यहाँ अपने लिए चौथी कुर्सी चाहिए ताकि मैं भी एक लीडर बन पाऊँ। उसके अगले दिन सब लोग बैठकर नागेश्वर राव का इंतजार कर रहे थे कि आज तो नागेश्वर राव का बुरा हाल होने वाला है। तभी वहाँ वो सारे माल के साथ आ जाता है
और ये देखकर वहाँ हर कोई शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि पहले तो नागेश्वर राव और उसके दोस्तों ने स्टेशन में आग लगा दी। उसके बाद वो खुद ही फायर ब्रिगेड बनकर आग बुझाने पहुंचे और फिर वहाँ से सारा माल उठा लाए। अब ये देखकर यलामांडा उसे कुर्सी दे देता है। अब वो सेठ भी उसे शर्त के मुताबिक आधा हिस्सा देकर चला जाता है और यहीं से नागेश्वर राव पावर में आना शुरू करता है। जिसके बाद अब नागेश्वर राव ऐसे ही कई सारे इलीगल धंधे करता रहता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन नागेश्वर राव कोर्ट जाता है क्योंकि उसके बड़े भाई की आज बेल होने वाली थी। तब वहाँ पर उसे एक वेश्या दिखती है और वो उससे जाकर बातें करते करते जबरदस्ती करने लगता है और जब वो नहीं मानती तब नागेश्वर राव उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। तब वहाँ एंट्री होती है एक बहुत ही जालिम पुलिस वाले की, जिसने कई सारे लोगों को जेल में जान से मार दिया था। वो वैश्या की ऐसी हालत देखकर नागेश्वर राव को मारने लगता है और इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, जहाँ नागेश्वर राव इतना गुस्से में था कि वो पुलिस वाले की एक आंख ही फोड़ डालता है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर शाम को जब सब लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं तब नागेश्वर राव कहता है कि मैं इस छोटी मोटी चोरी से तंग आ चुका हूँ। अगर ऐसी चोरी करने को मिल जाए कि हमें बार बार पैसों के लिए ना रोना पड़े तो मजा आ जाएगा। ये सुनकर उसका भाई उसे बताता है कि जेल से उसे पता चला है कि बहुत जल्द यहाँ पर 300 किलो सोना आने वाला है जो कि उनकी जिंदगी बदल सकता है। जिसके बाद ये सब पहले जाकर बंदूक का इंतजाम करते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि वो लोग काफी खतरनाक हैं। और जब नागेश्वर राव बंदूक ले रहा होता है तभी उससे सारा नाम की लड़की टकराती है और नागेश्वर राव वही उस पर डोरे डालने लगता है, लेकिन सारा उसे जरा भी भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन नागेश्वर राव वहाँ के स्टूडेंट से मिलने जाता है और उन लोगों की तंबाकू की फैक्ट्री खोलने की अर्जी एक्सेप्ट करवा देता है। अब वो ऐसा क्यों करता है ये हमें आगे पता चलेगा। और वहीं से कॉलेज में सारा फिर से दिखती है और हमें पता चलता है कि सारा की तो शादी होने वाली थी, लेकिन नागेश्वर राव ने जाकर उसके दहेज के पैसे चुरा लिए। इसी कारण से लड़के वालों ने शादी तोड़ दी और अब सारा दोबारा से कॉलेज जाने लगी। तब नागेश्वर राव को दोस्त उसे कहता है कि भाई उसे सच्चाई मत बताना वरना वो तुमसे बात नहीं करेगी, लेकिन नागेश्वर राव तो ज्यादा ही उसको चुराए हुए पैसे दे देता है और सच भी बता देता है। ये जानकर सारा उसे एक थप्पड़ मार देती है। तब वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे इस पैसे से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ और फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तब सारा वहाँ से चुपचाप चली जाती है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि प्यार की चिंगारी तो लग चुकी है। अब एक दिन यलामांडा का भाई काशी सारा के पिता के घर आता है और उनसे अपने उधार दिए पैसे मांग रहा होता है। तब सारा के पिता कहते हैं कि वो उनके पैसे जल्दी लौटा देंगे, लेकिन वहाँ काशी सारा को ही अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि जब पैसा होगा तब अपनी बेटी को ले जाना, तब तक ये मेरी है। उसी समय वहाँ पर नागेश्वर राव आ जाता है जो सीधा काशी पर बंदूक तान देता है और ये देखकर काशी का साथी उसे वहाँ से चुपचाप ले जाता है और कहता है कि नागेश्वर राव को हम बाद में देख लेंगे। फिर नागेश्वर राव वहीं पर ऐलान करता है कि आगे से अब स्टुअर्टपुरम का सारा टैक्स मेरे पास ही जमा होगा और नागेश्वर राव की डेयरिंग देखकर सारा को भी उससे प्यार हो जाता है। उसके बाद अब नागेश्वर राव के साथी उस 300 किलो सोने का माल चुराने के लिए उस एरिया के आदमी को किडनैप कर लेते हैं और उसे टॉर्चर करके उससे सारा सच उगलवा लेते हैं कि सोना कब और कहाँ आने वाला है। यह जानने के बाद वो सब प्लान बनाने लगते हैं कि वो सोना कैसे चुराएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर सारा आती है जो उसे बताती है कि मेरे पिता ने मेरी शादी तय कर दी है और वो भी 2 दिन बाद। फिर सारा कहती है कि हम परसों ही शादी कर लेंगे जिससे हम एक हो जाएंगे, लेकिन नागेश्वर राव को तो सोना चुराने जाना था, इसलिए वो सारा को कहता है कि तुम मुझे परसों सीधा स्टेशन पर मिलना, हम वहीं पर शादी कर लेंगे। पर सारा कहती है कि तुम मेरे लिए एक दिन रुक नहीं सकते। तब नागेश्वर राव इसके लिए मना कर देता है और सारा को वहाँ से भेज देता है। अब रात को नागेश्वर राव उस पोर्ट पर पहुंच जाता है जहाँ कंटेनर में माल रखा था और फिर वो वहाँ अपना दिमाग चलाकर पहले तो बॉक्सेस के सील खोलता है और फिर वो माल को बदलकर अपने साथ ले जाता है। फिर तभी जब वो सोने के बॉक्सेस उसके मालिक तक पहुँचते हैं तो वो देखता है कि ये तो सिर्फ मछलियां हैं और सारा सोना गायब है। इधर नागेश्वर राव और उसके साथी जब वहाँ से जाने लगते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उसके 2 साथी तो पकड़े गए हैं और फिर ना चाहकर भी नागेश्वर राव को उन सब लोगों को जाकर मारना पड़ता है जो कि तादाद में काफी ज्यादा थे, पर वो उसके सामने टिक नहीं पाते। अब वो अपने दोनों साथियों को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ सारा अब अपना सामान पैक करती है और पहुँच जाती है स्टेशन पर। अब जब नागेश्वर राव सोना लेकर जा रहा होता है तब वो देखता है कि रास्ते में तो पुलिस वालों ने नाकाबंदी कर रखी है और वो लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। ये देखकर नागेश्वर राव कहता है कि तुम दूसरे रास्ते से चले जाओ और जहाँ मैंने कहा था सोना वहीं पर छुपा देना, और मैं सारा के पास जा रहा हूँ स्टेशन पर। फिर वो पुलिस से बचते बचते स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहाँ अभी तक सारा बैठी हुई थी। अब जैसे वो दोनों वहाँ से ट्रेन में जाने लगते हैं तो देखते हैं कि ट्रेन में तो वही सन की पुलिस वाला सीआई मौली है जिसकी उसने आंख फोड़ी थी और वो सोना चुराने के इल्जाम में उसे पकड़ने आया है। फिर सारे पुलिस वाले मिलकर नागेश्वर राव को पकड़ लेते हैं। तब सारा कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि यहीं पर रुक जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा सोना था, और ये कहकर वो ट्रेन के आगे जान दे देती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में जाता है और शास्त्री बताता है कि पुलिस वालों के इतना टॉर्चर करने के बाद भी उसने सोना कहाँ छुपाया है कुछ नहीं बताया और चुपचाप मार खाता रहा, और ये कांड मद्रास का था इसलिए उसे तमिलनाडु पुलिस को सौंप दिया गया और वहीं पर उसे 14 साल की जेल हुई। लेकिन एक दिन नागेश्वर राव इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद जेल से भाग निकला, और जब इस पर इंक्वायरी बैठी कि वो आखिर 300 पुलिस वालों के होते हुए भी जेल से कैसे भागा तो पाया गया कि वो जेल की सबसे ऊंची दीवार फांद कर भागा था। यह सुनते ही राजपूत सर के होश उड़ जाते हैं कि ये आदमी तो कुछ भी कर सकता है, और फिर वो डीएसपी शास्त्री को बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को हाल ही में ये लेटर
आया है, जिसमें उसने चैलेंज दिया है कि वो उनके यहाँ आकर चोरी करेगा। इसलिए तो हम उसके बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और हम उसे किसी भी हालत में इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। इसके बाद वो सब सीधा पीएम ऑफिस जाते हैं और वहाँ की सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट कर देते हैं। अब अगले दिन सब कुछ सही जा रहा था और राजपूत सर को लगता है कि नागेश्वर राव अब यहाँ पर आ ही नहीं पाए चोरी करने। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपने दौरे पर निकल जाती हैं और राजपूत सर कहते हैं कि यहाँ हम जीत गए देखो। तभी एक वेटर ऊपर चाय ले जाने लगता है और ये देखकर राजपूत सर उससे पूछते हैं कि ये किसके लिए है। वो कहता है कि ऊपर पीएम मैडम है ना, उन्हीं के लिए। यह सुनते ही वो फौरन जाकर देखता है तो वहाँ पीएम मैडम बुक पढ़ रही होती हैं। फिर वो तुरंत कॉल कर उन पीएम की गाड़ियों को रुकवा देता है। जिसके बाद जब वो वहाँ जाकर चेक करता है तो गाड़ी में तो पीएम मैडम ही होती हैं और हम देखते हैं कि यहाँ ऑफिस में तो नागेश्वर राव ही पीएम मैडम बनकर बैठा हुआ था। यानी वो इतनी आसानी से इन सबको चकमा दे गया। अब ऑफिस में आकर राजपूत सर कहते हैं कि हम में से कोई एक उससे जरूर मिला हुआ है, वरना वो यहाँ आ ही नहीं सकता। तब सारा शक जाता है शास्त्री पर, क्योंकि उसके साथ आया हुआ उसका ऑफिसर गायब था। और ये सुनकर तो शास्त्री कहता है कि मेरे साथ तो कोई भी ऑफिसर नहीं आया था और जो मेरे साथ था उसने मुझे कहा था कि वो आपका ही सिपाही है। तब हम देखते हैं कि नागेश्वर राव ही दिल्ली पुलिस बनकर शास्त्री से मिला था और फिर पीएम ऑफिस भी वो शास्त्री के जरिए पहुंचा था। उसके बाद अब पीएम मैडम उन सबकी बेइज्जती करती है कि एक चोर हमारी सिक्योरिटी तोड़कर अंदर घुस आया, ऐसे में तो वो कुछ भी कर सकता था और वैसे वो चाहता तो रिजर्व बैंक भी लूट सकता था, लेकिन वो मेरे ऑफिस में ही क्यों आया इसका पता करो। और फिर वो कहती है कि वो एक लेटर भी छोड़कर गया है जिसमें लिखा था कि मैं आपकी एक छोटी सी चीज ही चुरा कर ले जा रहा हूँ और मेरा नाम है टाइगर नागेश्वर राव। इसके बाद फाइनली टाइगर नागेश्वर राव को ढूंढने का मिशन शुरू होता है और वहाँ सीआई मौली पुलिस वाला टाइगर के बारे में ही लोगों से पूछ रहा होता है और इसी के चलते वो एक बच्चे को भी गोली मार देता है। तभी सीआई मौली की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है और हम देखते हैं कि ये तो राजपूत सर ही वेश बदल कर आए हैं सच जानने के लिए। इसके बाद वो सीधा वहाँ के लीडर गज्जाला प्रसाद से जाकर मिलते हैं और वो उन्हें भूखा समझकर खाना खिलाता है। तब राजपूत सर उससे बातों बातों में पूछते हैं कि वो पुलिस वाले टाइगर नागेश्वर राव के पीछे क्यों पड़े हैं, क्या वो इतना हैवान है। तब गज्जाला प्रसाद उन्हें सच्चाई बताते हैं और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ उन लोगों को जंगलों से निकालकर स्टुअर्टपुरम में बसा दिया गया था, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि वो जहाँ रहते थे वो जमीन भी उपजाऊ नहीं थी। ऐसे में जब वो लोग वापस जंगल में जाने लगे तब सरकार ने उन्हें जाने नहीं दिया और इसी कारण से वो चोरी चकारी कर अपना पेट पालने लगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अब पुलिस वाले भी जो चोरी चकारी होती है उन सबका इल्जाम भी उन स्टुअर्टपुरम वाले लोगों पर डालने लगते हैं। दरअसल ये पुलिस वालों का प्लान था, क्योंकि बाहर का गिरोह चोरी कर उन्हें आधा पैसा दिया करता था और पुलिस वाले 50-60 रुपए देकर स्टुअर्टपुरम के लोगों को झूठे इल्जाम में फंसा देते थे। इसी कारण से इस बार एक बच्चा 60 रुपए के लालच में जेल जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन जेल में जाने के बाद एक बड़ा पुलिस वाला आकर उसे चोरी के इल्जाम में खूब मारता है। इसके बाद वो पुलिस वाले उसे गाँव में छोड़ आते हैं। तब वहाँ नागेश्वर राव आता है और उस बच्चे की माँ बताती है कि ये तो पढ़ने के लिए जेल में गया था, क्योंकि इसे लगा कि जेल में इसकी पढ़ाई पूरी हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने देखो इसका क्या हाल कर दिया। ये देखकर वहाँ नागेश्वर राव पुलिस वालों को चुन चुन कर मारता है और ऐलान कर देता है कि आज से कोई भी पैसे के लालच में झूठे इल्जाम में जेल नहीं जाएगा। उसके बाद नागेश्वर राव उन सारे बच्चों को लेकर स्कूल में जाता है, जहाँ का टीचर कहता है कि हम इन्हें यहाँ नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि ये सब चोर हैं। तब नागेश्वर राव उसे इमोशनली समझाता है और वो टीचर उन सब बच्चों को कल से आने के लिए बोल देता है और नागेश्वर राव उन सब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठा लेता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और वो सारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं। पर एक दिन नागेश्वर राव को पता चलता है कि स्टुअर्टपुरम के बच्चों को कोई भी नौकरी पर नहीं रखता, क्योंकि उनके घर वालों के नाम पुलिस स्टेशन में जुआ रखे थे। तब नागेश्वर राव कहता है कि अब हमें अपने लिए रोजगार भी खुद ही बनाना होगा और एक लड़की आइडिया देती है कि हम तंबाकू की फैक्ट्री डाल सकते हैं जिसका हम एक्सपोर्ट करेंगे और सब लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसी कारण से तो दोस्तों वो लोग शुरुआत में तंबाकू की फैक्ट्री का अप्रूवल मांग रहे थे और हमें पता चलता है कि नागेश्वर राव उस रात को सोना इसलिए चुराने गया था ताकि उन पैसों से बड़ी फैक्ट्री बनाई जा सके और उन्हीं बच्चों के लिए उसने इतना सब कुछ सहा था जिसके कारण उसका प्यार भी मारा गया। तब राजपूत सर पूछते हैं कि जब वो इतना ही अच्छा आदमी था तो उसने 40 लोगों को क्यों मारा। फिर गज्जाला प्रसाद बताते हैं कि जब नागेश्वर राव जेल गया तो उसे लग रहा था कि बाहर तो उसके साथ ही बच्चों के साथ मिलकर तंबाकू फैक्ट्री ओपन करवा ही लेंगे, लेकिन एक दिन उसका दोस्त आकर उसे बताता है कि ये लमांडा ने उसके बच्चों के साथ क्या किया और हम देखते हैं कि ये लमांडा और उसके भाई काशी ने 4 लड़कों को पकड़ा हुआ था और वो उन सबसे छुपाए हुए सोने का पता पूछ रहा था। जब वो लोग कुछ भी नहीं बताते तो काशी उनके ग्रुप की लड़की को लाता है और उन्हीं के सामने उसके कपड़े निकाल देता है और शर्म के मारे वो लड़की कूदकर अपनी जान दे देती है। उसके बाद काशी उन सारे लड़कों को तड़पा तड़पा कर मारता है और अंत में एक लड़का हार मानकर सोने की जगह बता देता है, लेकिन वो लोग उसे भी नहीं छोड़ते और अधमरा कर फेंक देते हैं। ये सच जानने के बाद टाइगर उसी रात को जेल से भाग निकलता है और वहाँ जाकर उन सारे गुंडों को लाइन से मारने लगता है। टाइगर नागेश्वर राव का गुस्सा इतना ज्यादा था
कि कोई भी उसके आगे टिक नहीं पाता और वो सीधा काशी का गला धड़ से उड़ा देता है। फिर वो यलामांडा की छाती में कुल्हाड़ी मारकर वहाँ से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और राजपूत सर पूछते हैं कि अच्छा इसलिए पुलिस वाले टाइगर के पीछे पड़े हैं। तब गजाला बताते हैं कि टाइगर को उसके पिता के दोस्त की बेटी बहुत पसंद करती थी, इसलिए उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन वहाँ पता चला कि यलामांडा तो अभी भी जिंदा था और वो अपना बदला लेने के लिए स्टुअर्टपुरम के सारे पढ़े लिखे बच्चों को झूठे इल्जाम में जेल भिजवा रहा था ताकि उनका करियर बर्बाद हो जाए। तब वहाँ पर टाइगर आता है और वो उन पर गन पाउडर डालकर कहता है कि कहो तो अभी आग लगा दूं, लेकिन चलो जिस दिन हमारी फैक्ट्री खुलेगी ना उस दिन तुझे मारूंगा। फिर टाइगर के जाने के बाद यलामांडा का आदमी उसे सिमोली के बारे में बताता है, जिससे टाइगर का 36 का आंकड़ा है। और यहाँ हमें सच्चाई पता चलती है कि उस समय उस वेश्या के साथ सिमोली ही बदतमीजी करता है और उसे मारता भी है और उल्टा टाइगर आकर उसे बचाता है। लेकिन शुरुआत में जो हमने देखा था वो सब सीआई मौली ने अपनी एफआईआर में लिखा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ एक कांस्टेबल आकर बताता है कि सीआई मौली को टाइगर की बीवी का पता चल गया है, इसलिए वो यहाँ पर आ रहा है। तब वो लोग टाइगर की बीवी को कुएं से बाहर निकालते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी और वो उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सीआई मौली आता है और वो उसकी बीवी को हथकड़ी पहना देता है। अब जैसे राजपूत सर उसे बचाने आगे आते हैं तभी वहाँ हेमलता जी आती हैं, जिन्हें सब लोग अम्मा कहते हैं, और वो टाइगर की बीवी को आजाद कराकर अपने साथ ले जाती हैं। फिर अम्मा के बारे में राजपूत सर पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक सोशल वर्कर हैं जो उस गांव को सुधारने के लिए आई थी। और वो टाइगर से जब मिली थी तो उन्होंने टाइगर से वादा किया था कि वो इस गांव में सारी सुविधाएं लाएंगी, साथ ही उनकी तंबाकू की फैक्ट्री भी वही खुलवाएंगी। और टाइगर ने भी उनसे वादा किया था कि वो फैक्ट्री के खुलते ही खुद को पुलिस के हवाले करवा देगा। इसी के बाद से अम्मा उस गाँव के उद्धार में लग गयी और इधर सिमोली टाइगर के आदमियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगता है। और यहाँ अब अम्मा के प्रयत्न से गाँव में धीरे धीरे बिजली और रोड आ जाती है। ये कहानी सुनने के बाद राजपूत सर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ टाइगर के जुड़वा बच्चे होते हैं और जब वो उनसे मिलता है तो उसकी बीवी कहती है कि अब तंबाकू की फैक्ट्री भी खुल जाएगी, यानी तुम जेल चले जाओगे। लेकिन टाइगर कहता है कि अभी नहीं, लेकिन उसकी बीवी उसे समझाती है कि जेल ही चले जाओ वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। पर टाइगर उसे वापस घर भेज देता है। अब यहाँ बस्ती में पुलिस वाले टाइगर को ही ढूंढ रहे थे क्योंकि अम्मा ने अपना वादा पूरा किया था और उन्हें फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिल गई थी और अब टाइगर की बारी थी, लेकिन वो गाँव में नहीं आता। तब टाइगर की बीवी कहती है कि मैं आपको उनका पता बताती हूँ, बस अब वादा कीजिए कि आप उन्हें जान से नहीं मारेंगे। और पता जानकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब जब जंगल में टाइगर अपने आखिरी दोस्त के साथ जा रहा होता है तब वहाँ पुलिस वाले उन पर हमला कर देते हैं और टाइगर का दोस्त मारा जाता है। इधर गाँव वाले कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, टाइगर मरेगा तो हम शांति से तो रह पाएंगे। और वहाँ गज्जाला सबको बताते हैं कि तुम्हारी बिजली और सड़क लाने वाली सिर्फ अम्मा नहीं है, बल्कि ये सब टाइगर ने किया है। उसी ने कुछ ऐसे खेल खेले थे जिसके कारण सरकार को बिजली देनी पड़ी ताकि अंधेरे में टाइगर बच के ना निकल पाए। और वहीं टाइगर को पकड़ने के लिए सरकार को रोड भी बनवानी पड़ी। इसलिए टाइगर अक्सर कहा करता था कि अगर परेशानी हल ना हो पाए तो खुद ही परेशानी बन जाओ, कोई ना कोई हल कर ही देगा। और इधर राजपूत सर रिवील करते हैं कि अम्मा को लाने वाला भी टाइगर ही था, क्योंकि उसे पता था कि अम्मा ही सरकारी काम को अच्छे से करवा सकती हैं। यहाँ पुलिस वाले अब टाइगर को भी गोलियों से भून देते हैं, पर टाइगर वहाँ धमाका करके भाग निकलता है। जिसके बाद वो लोग किसी तरीके से टाइगर को पकड़कर उसे फैक्ट्री में बांध देते हैं जहाँ पर यलामांडा भी था। यहाँ यलामांडा अब टाइगर से कहता है कि तेरे मरने के बाद तुम इस फैक्ट्री को कभी बनने ही नहीं दूंगा। और वह बताता है कि ये देख, सीएम ने तेरी फैक्ट्री बनाने की परमिशन खारिज कर दी है। तभी यलामांडा के पास फोन आता है जो उससे कहते हैं कि हम आपको अपनी पार्टी से निकाल रहे हैं, यानी आप एमएलए नहीं रहे। तब उससे टाइगर कहता है कि ये सब पीएम ने करवाया है और फैक्ट्री को तो अब तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। फिर टाइगर अपने हाथ खोलता है और सबको मारना शुरू करता है और वहाँ लाशें बिछाने के बाद वो जाकर सीधा यलामांडा का गला पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। तब सीआई मौली उसे लगातार शूट करता है और वो मारा जाता है। अब चेक करने जैसे ही वो टाइगर के पास जाता है तब टाइगर उठकर उसी की बंदूक से उसे मार डालता है, क्योंकि टाइगर को पता था कि उसके जाने के बाद ये पुलिस वाला गांव वालों को खूब परेशान करेगा। और सारे दुश्मनों को मारने के बाद टाइगर नागेश्वर राव मर जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी पर चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा।